अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने बहुत इंतज़ार के बाद आज दूसरी वीडियो का बहुत इंतज़ार किया आपने। आज हम नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उनके बहुत आसान जवाबात वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ। First question is, a heavy duty battery of a truck maintains a current of 3 ampere for 24 hours. How much charge flows from the battery during this time? ट्रक की बैटरी है जिसमें से करंट 3 एम्पेयर्स है और 24 घंटे के लिए उसको ऑपरेट करते हैं। उसमें से कितना चार्ज जो फ्लो होता है वो हमने बताना है। तो सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। I इज इक्वल टू 3 एम्पेयर करंट, T 24 आवर्स टाइम है जिसे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे तो मिनट्स में हो जाएगा। दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमने फाइंड जो करना है वो चार्ज है, Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन, अब करंट का फार्मूला I इज इक्वल टू Q बाई T है। यहाँ से Q की वैल्यू Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई T। वैल्यूज पुट कर दें और हमारे पास जो आंसर आता है वो 2.592 एक्सपोनेंट रेज़्ड टू पावर 5 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। While analyzing the circuit, the internal resistance of EMF sources is ignored. Why? पूछा जा रहा है कि जब हम सर्किट को एनालाइज करते हैं तो EMF सोर्सेज यानी सेल और बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उन्हें इग्नोर क्यों कर देते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस होती क्या है? एक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है उस इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस को सेल या बैटरी की या किसी भी सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। इस इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ स्मॉल r से इंडिकेट किया गया है। अमूमन इसकी वैल्यू बहुत कम होती है इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। द रेजिस्टेंस इज यूजुअली वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर इट कैन बी निग्लेक्टेड व्हाइल एनालाइजिंग द सर्किट। तो आपने अक्सर देखा होगा कि सेल या बैटरी जब ऑपरेट कर रही होती है तो बाज़ का तो वो गर्म हो जाती है, तो वो उसके अंदर उसके इलेक्ट्रोलाइट की जो रेजिस्टेंस है तो कुछ वोल्टेज वहाँ ड्रॉप हो जाता है। तो ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से है। अमूमन कम होती है, जैसे कि सेल फोन उसकी बैटरी है इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। अच्छी जो बैटरीज हैं अच्छी कंडीशन में है तो उनकी रेजिस्टेंस कम है, इसलिए हम इसको सर्किट को एनालाइज करते हुए इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स ऑफ द सेम लेंथ हैव द सेम रेजिस्टेंस, which wire has the larger diameter and why? कहा गया कि एक एल्यूमिनियम और एक कॉपर वायर दोनों की लेंथ और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। इनमें से डायमीटर किसका ज़्यादा होगा और वजह भी बतानी है। अब एल्यूमिनियम और कॉपर दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं और इनकी रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसी की ही डायामीटर और थिकनेस भी ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों की लेंथ और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तो आंसर है एल्यूमिनियम हैज़ ग्रेटर रेजिस्टिविटी देन कॉपर, सो लेंथ इज द सेम। एल्यूमिनियम मस्ट हैव लार्जर डायामीटर टू हैव द सेम रेजिस्टेंस। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, लेंथ दोनों की सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो लिहाजा एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस को ज़्यादा होना चाहिए। कैसे, इसको एक्सप्लेन करते हैं इक्वेशंस की मदद से। रेजिस्टिविटी का फार्मूला रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। यहाँ रो रेजिस्टिविटी है, आर रेजिस्टेंस, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एल लेंथ है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसको पाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है और आर की वैल्यू होती है डी बाई 2। रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ है, तो यहाँ आर की जगह डी की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास एरिया की वैल्यू आ जाती है ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4।
अब एरिया की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आती है रो इज इक्वल टू आर पाई डी स्क्वायर बाय 4 बाय एल। इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास आता है पाई आर डी स्क्वायर बाय 4 एल। पाई कांस्टेंट है, आर दोनों वायर्स के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू उसने कहा है कि सेम है, लेंथ भी सेम है। तो ये वाला जो फैक्टर है पाई आर बाय 4 एल, ये एक कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट रख लेते हैं। पाई आर बाय 4 एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डी स्क्वायर। अब इसको लिखा जा सकता है रो इज प्रोपोर्शनल टू डी, तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा तो डायमीटर भी ज़्यादा। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी वो 3.2 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर है, जबकि कॉपर की 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओहम मीटर है। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, लिहाजा जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है सेम रेजिस्टेंस होने के लिए, सेम लेंथ के लिए उसका डायमीटर भी ज़्यादा होगा। Since resistivity of aluminum is greater than that of copper, so it will have larger diameter. Next question, question number 4. Under what circumstances can the terminal potential difference of a battery exceed the EMF? किन हालात में, किन कंडीशंस में एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसकी EMF से ज़्यादा होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किस सूरत में EMF से ज़्यादा हो सकता है? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ये उसकी EMF से ज़्यादा उस वक्त होगा जब हम एक सेल या बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे। ये पहली फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम एक बैटरी है और उसको हम चार्ज कर रहे हैं। तो चार्जिंग प्रोसेस के दौरान जब इसको चार्ज करना है तो हमने पॉजिटिव टर्मिनल को सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमें पता है Vt इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। यहाँ एप्सिलॉन इसकी EMF है, I करंट और R इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब जब बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो इसमें करंट की डायरेक्शन उसकी EMF के अपोजिट होती है। जैसे ये दूसरी फिगर में देखें तो जब इसमें हमने एक बल्ब को बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, सेल के साथ कनेक्ट किया है, तो करंट फ्लो करती है एक्सटर्नल सर्किट में फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। जबकि जब हम इस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो अब करंट इसमें फ्लो कर रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड द बैटरी। वैसे तो करंट को फ्लो करना चाहिए था फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटर सर्किट में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए था, लेकिन चार्ज करने के दौरान करंट की डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट होती है, इसलिए हम यहाँ I के साथ इस I की जगह नेगेटिव साइन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है Vt इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस आई आर। ये इक्वेशन हमें बताती है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो उसकी EMF से ज़्यादा है बाय अ फैक्टर आई आर। तो जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो क्योंकि उसमें करंट की डायरेक्शन चार्जिंग प्रोसेस के दौरान उसकी EMF के अपोजिट होती है, लिहाजा उसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसकी EMF से ज़्यादा होगा। Hence we conclude that terminal voltage exceeds the EMF of the battery when current is driven backward through the battery when it enters the positive terminal and leaves the negative terminal.
This is possible when we put the battery to charge. Since the current flows in the reverse direction in the battery, therefore the potential drop is positive, and so terminal potential is larger than the EMF by an amount IR. Next question 5. What is the difference between EMF and potential difference? EMF और potential difference के दरमियान difference फ़र्क बताना है. तो EMF, it is the energy gained by a unit positive charge as it moves from negative terminal to positive terminal inside of the cell or a battery. EMF जैसा कि आप जानते हैं कि एक सेल के अंदर उसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तक चार्ज को जो एनर्जी मिलती है, जो वर्क किया जाता है, जो केमिकल एनर्जी से आता है, ये वो है. जबकि पोटेंशियल डिफरेंस इट इज द एनर्जी डिसिपेटेड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एनी कंपोनेंट ऑफ द सर्किट. पोटेंशियल डिफरेंस वही एनर्जी जो किसी भी सर्किट के किसी और कंपोनेंट में, रजिस्टर में या किसी मोटर में या किसी बल्ब में डिसिपेट होगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा. ईएमएफ कॉज है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस उसका इफेक्ट है. ये ईएमएफ हमेशा उस वक्त भी प्रेजेंट होता है जब करंट की वैल्यू 0 होती है, जबकि अगर करंट की वैल्यू 0 होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि आपने फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा है. तो I की वैल्यू अगर 0 हो तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी 0 होगी. EMF रिमेन्स कांस्टेंट, EMF की वैल्यू वो चेंज नहीं होती, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस वो कांस्टेंट नहीं रहता. EMF की वैल्यू रेजिस्टेंस के ऊपर, सर्किट की रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वो सर्किट की रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है. V इज इक्वल टू आई आर आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ से, ये उसके मुताबिक रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है. EMF को हम एप्सिलॉन या कैपिटल E से इंडिकेट करते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को V से इंडिकेट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. How the Kirchhoff's loop rule is based on the conservation of energy principle and Kirchhoff's current rule based on the conservation of charge. पूछा गया है कि कैसे Kirchhoff लूप रूल वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस करता है, जबकि Kirchhoff's करंट रूल उसकी बुनियाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर है. तो पहले हम Kirchhoff's करंट रूल की बात कर लेते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. बैकग्राउंड में आपको जो फिगर दिखाई दे रही है, ये एक नोड है या जंक्शन है जिसकी तरफ दो करंट फ्लो कर रही हैं, I1 और I2 इसकी तरफ फ्लो कर रही हैं, जबकि I3 और I4 इसके इससे अवे फ्लो कर रही हैं. तो करंट होती क्या है? करंट एक्चुअली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, Q/T है. तो जितना चार्ज इस पॉइंट की तरफ आ रहा होगा, इतना ही चार्ज सेम टाइम में इस नोड से अवे फ्लो कर रहा होगा. तो चार्ज इस नोड वाली पॉइंट पे ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है. एज वी नो डेट ये मैथमेटिकल इक्वेशन सिग्मा I इज इक्वल टू 0, सिग्मा इज इक्वल टू Q/T, ये I की जगह लिखा है. और अब अगर T को दूसरी तरफ हम मल्टीप्लाई कर दें तो सिग्मा Q इज इक्वल टू 0. तो यानी सम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 0 है, चार्ज कांस्टेंट रहता है. In other words, charge neither accumulates nor produced at the junction, therefore charge is conserved. इस जंक्शन पे ना तो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है और ना ही यहाँ इकट्ठा हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, इसलिए चार्ज जितना इस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा होगा उतना ही उससे अवे फ्लो कर रहा होगा. नेक्स्ट, Kirchhoff's loop rule. According to Kirchhoff's loop rule,
In a closed electrical circuit, the algebraic sum of all the electromotive forces and the voltage drops in the resistors of the circuit is 0. किसी भी closed circuit में सारी की सारी EMF और voltage drops जो कि resistor में होते हैं उनका सम 0 होता है. सिग्मा एप्सिलॉन प्लस सिग्मा आई आर इज इक्वल टू 0. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक दूसरी फॉर्म है. ईएमएफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो किसी सेल में या बैटरी में एनर्जी गेन करता है, ये वो होती है. और आई आर ये उसी चार्ज ने सर्किट के रजिस्टर में या किसी कंपोनेंट में जो एनर्जी डिसिपेट करनी है वो है. तो जितनी एनर्जी चार्ज ने गेन करनी है उतनी एनर्जी चार्ज लूज करेगा. लिहाजा इन दोनों का सम वो 0 है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप वो नेगेटिव लिए जाएंगे. एनर्जी अगर गेन हो रही है तो पॉजिटिव और एनर्जी अगर लूज कर रहा है तो वो नेगेटिव. लिहाजा इनका सम 0 होगा. आप बैकग्राउंड में अगर एक फिगर देखें, आपको नज़र आ रहा है कि दो सेल हैं जिनका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है. और इस सर्किट को हमने इन सेल्स को हमने कनेक्ट कर दिया है दो बल्ब्स के साथ. एक बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है पोटेंशियल डिफरेंस है 1.3 वोल्ट है, जबकि दूसरे के अक्रॉस 4.7 वोल्ट है. इन दोनों का अगर सम किया जाए तो वो सम 6 वोल्ट ही आता है. यानी जितना सम ऑफ ईएमएफ है उतना ही सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स है, जो कि किरचॉफ्स लूप रूल की स्टेटमेंट है. Next question, question number 7. Why the rise in temperature of a conductor is accompanied by a rise in resistance? कहता है कि एक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसकी रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती, वो हमें बताना है. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस होती क्या है. क्या होती है रेजिस्टेंस? ये अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अ चार्ज है. और ये होती किस वजह से है? एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के एटम्स के साथ कोलाइड करने की वजह से होती है. जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, इनकी मोशन रैंडम मोशन है और मूव करने के दौरान ये एटम से कोलाइड करते हैं और उस कोलिजन की वजह से हिंड्रेंस है इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो में या चार्ज के फ्लो में. तो उस हिंड्रेंस को या अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं. अब जबकि टेम्परेचर बढ़ता है, अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स ये अपनी जगह से वाइब्रेट करते हैं. इनकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा. जब ये वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो अब इलेक्ट्रॉन के इन एटम्स के साथ कोलाइड करने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाएगी. जब कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी. As temperature of the conductor increases, the amplitude of vibration of its lattice atoms also increases. Therefore, the number of collisions of free electrons with the atoms increases. Thus, atoms offer more hindrance to the motion of free electrons. Hence, resistance of the conductor increases due to rise of temperature. Next question. Question number 8. Does the direction of EMF provided by a battery depends on the direction of current flow through the battery? पूछा क्या है कि क्या डायरेक्शन ऑफ EMF जो है वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी. तो आपको पता है कि करंट का फ्लो वो EMF की वजह से होता है. तो डायरेक्शन करंट की वो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ पर डिपेंड करती है, ना कि करंट की डायरेक्शन वो के ईएमएफ पर डिपेंड करेगी. अब ईएमएफ की डायरेक्शन जो होती है वो हम लेते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. ये पहली फिगर में एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है जिसकी ईएमएफ को एप्सिलॉन से इंडिकेट किया गया है और इसे हमने एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है. एक क्लोज लूप है. तो करंट की डायरेक्शन वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और ईएमएफ की डायरेक्शन वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द बैटरी होती है. एक बैटरी के थ्रू नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. अब जो डायरेक्शन ईएमएफ की है वही डायरेक्शन
करंट के फ्लो की भी है। लेकिन अगर आप एक दूसरी बैटरी कंसिडर कर लें, एक दूसरी फिगर कंसिडर करें जिसमें एक सेल के बजाय दो सेल हैं, दो सोर्स ऑफ ईएमएफ हैं, एक जिसकी ईएमएफ को हमने एप्सिलॉन 1 से इंडिकेट किया है और दूसरा जिसकी ईएमएफ को हमने एप्सिलॉन 2 से इंडिकेट किया है, और हमने इसे एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ तो हमें पता है, थ्रू द बैटरी फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों की ये डायरेक्शन एरो की मदद से दिखा दी गई है। अब पहली बैटरी देखें, फर्स्ट सेल देखें, तो करंट की डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज बनती है, जो कि एरो दिखाया हुआ भी है। लेकिन सेकंड सेल को अगर देखें, क्योंकि करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है, तो इस सेल के मुताबिक करंट की डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए था। तो अब इस बैटरी के जो सेकंड बैटरी है, इसमें करंट की डायरेक्शन वो पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रही है, यानी इसकी ईएमएफ के अपोजिट आ रही है। ये तब मुमकिन है जब पहले बैटरी की ईएमएफ दूसरे की ईएमएफ से ज़्यादा हो। तो जिसकी ईएमएफ ज़्यादा होगी, करंट उसके लिहाज से सर्किट में फ्लो कर रही होगी। तो पहले फिगर में हमने ये देखा, पहले केस में देखा कि जो डायरेक्शन ईएमएफ की है वही डायरेक्शन करंट की है। दूसरी फिगर में हमने ये देखा कि एक सेल में करंट की डायरेक्शन उसकी ईएमएफ के मुखालिफ सिमत में है। ये उस वक्त होता है जब एक से ज़्यादा बैटरीज सर्किट में मौजूद हों और किसी सेल या बैटरी की ईएमएफ की डायरेक्शन दूसरी के अपोजिट डायरेक्शन में हो। However, if there is another battery or source of EMF, then the direction of current is decided by the battery having greater EMF. Next question, question number 9. Voltages are always measured between 2 points. Why? कि वोल्टेज हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान क्यों मेजर की जाती है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, उसको जब हम डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन याद हो कि इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। या पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाय क्यू है। फॉर एग्जाम्पल, एक चार्ज आप पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लें जो दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान मौजूद है, अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। अब ये चार्ज अगर नेगेटिव प्लेट वाली जगह पे होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। अगर हम इसको मूव करते हैं टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, जैसे जैसे इसको मूव करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती है तो पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो दो डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान हम मेजर करते हैं, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है जिसमें एक पॉइंट को हम रेफरेंस लेते हैं, जबकि दूसरा पॉइंट जिस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है वो होता है, लिहाजा ये हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान ही मेजर किया जाएगा। Thus, voltage measures the relative difference in electric potential energy of a unit positive charge at 2 points. Hence, voltages are always measured between 2 points, one point being taken as a reference. ये EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के मुतालिक बार बार क्वेश्चन आता है, अमूमन इसके मुतालिक पूछा जाता है। तो इसमें डिफरेंस वो बता देते हैं, बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। दो फिगर्स आपके सामने मौजूद हैं। एक चार्ज जब बैटरी में से गुजरेगा वो एनर्जी गेन करेगा जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, जबकि वही चार्ज जब सर्किट में किसी कंपोनेंट्स में गुजरेगा तो वहां उसने एनर्जी को डिसिपेट करना है। तो सेल में से गुजरते हुए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने जितनी एनर्जी गेन की है
वो उसकी ईएमएफ है, जबकि किसी कंपोनेंट्स में से गुजरते हुए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने जितनी एनर्जी डिसिपेट करनी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसके दो पार्ट्स हैं। ए, इज एवरी ईएमएफ अ पोटेंशियल डिफरेंस, और बी पार्ट है, इज एवरी पोटेंशियल डिफरेंस एन ईएमएफ। पहला पार्ट कि क्या हर ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका आंसर यस में है। यस, एवरी ईएमएफ में बी कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज बोथ आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान हम रिलेशन जानते हैं, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। इसमें E ईएमएफ को इंडिकेट कर रहा है और V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को। अगर I की वैल्यू 0 हो, यानी सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रही, I को अगर 0 कर दें तो ईएमएफ वो V के इक्वल आ जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाती है। थस इन एन ओपन सर्किट ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा इसका पार्ट था कि इज एवरी पोटेंशियल डिफरेंस एन ईएमएफ, क्या हर पोटेंशियल डिफरेंस एक ईएमएफ होता है, तो इसका आंसर नहीं है। हर पोटेंशियल डिफरेंस वो ईएमएफ नहीं हो सकता, क्योंकि बताया गया है ईएमएफ इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इट, whereas potential difference accounts for the energy dissipated by each coulomb of charge as it passes through any component of the circuit। जैसे कि मैंने पहले डायग्राम से आपको बताया कि सेल के अंदर चार्ज गुजरते हुए जितनी एनर्जी गेन करेगा वो उसकी ईएमएफ है, और रेजिस्टर में से गुजरते हुए जितनी एनर्जी डिसिपेट करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। थस ईएमएफ is a cause and potential difference is its effects. Thus, every potential difference cannot be taken as an EMF. Next question, question number 11. Question number 11 ये बिल्कुल सेम है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 था। How much charge flows in a pocket calculator each minute when the current is 0.0001 ampere? करंट की वैल्यू भी बताई हुई है, टाइम भी बताया हुआ है, जो कि हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और करंट का रिलेशन है करंट की डिफाइनिंग इक्वेशन I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ से Q की वैल्यू वो होगी I इंटू टी। वैल्यूज पुट करें, मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 0.006 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। When Wheatstone bridge is balanced, then no current flows through the galvanometer. Why? कहा गया कि जब एक व्हीटस्टोन ब्रिज वो बैलेंस्ड हो तो गैल्वानोमीटर में से कोई करंट नहीं गुजरती, क्यों? अब एक व्हीटस्टोन ब्रिज पहले कंसिडर कर लें। ये फिगर आपको नज़र आ रही होगी व्हीटस्टोन ब्रिज की, जिसमें पॉइंट बी और डी के दरमियान गैल्वानोमीटर मौजूद है और बाकी 4 रजिस्टर्स P, Q, R और S ये इस फॉर्म में कनेक्टेड हैं। अब सेल से जो भी करंट आ रही है वो यहाँ पॉइंट A पर आकर 2 पॉइंट्स में डिवाइड हो जाती है। एक करंट I1 जो A से B और B से C की तरफ फ्लो होगी, और दूसरी करंट I2 जो A से D और D से C की तरफ फ्लो हो रही है। शुरू में गैल्वानोमीटर में से करंट गुजर रही होती है, लेकिन हम अगर इन रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को P, Q, R, S की वैल्यूज़ को अगर चेंज करें, एडजस्ट करें, तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि गैल्वानोमीटर में से डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है। उस वक्त हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज ये बैलेंस्ड है। अब गैल्वानोमीटर में से करंट 0 हो गई है, करंट नहीं पास कर रही। इसकी क्या वजह है? करंट अगर नहीं गुजर रही तो पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, जितना पोटेंशियल पॉइंट बी का है उतना ही डी का होगा। दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो कोई करंट गुजर नहीं हो रही होगी। ये कब मुमकिन है? ये उस वक्त जब ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल
ड्रॉप और लिहाजा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, ए और बी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप बी और सी के अक्रॉस होगा, और इसी तरह ए और डी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप है उतना ही डी और सी के अक्रॉस होगा। अगर ऐसा है तो पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, लिखा हुआ वी बी इज इक्वल टू वी डी। अगर पोटेंशियल इन दोनों का सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी डी इक्वल टू ज़ीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़ीरो है तो ओहम्स लॉ के मुताबिक I इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी अगर ज़ीरो है तो I की वैल्यू भी ज़ीरो है, लिहाजा गलवानोमीटर में से करंट की वैल्यू ज़ीरो होती है जब जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है। तो ये थे चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और इनके आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। आपको अगर अच्छे से समझ आ गए हैं तो बताइएगा, जो नहीं समझ आया उसको भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।